हमारी नई ऐप में कंटेंट सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग की बत्ती ऐसी जली है कि इतने सारे सवालों की लिस्ट भेज दी भाई कि आज मुझे ये वीडियो करनी पड़ रही है। चलिए अब आपके सवालों का सीधा सीधा जवाब देता हूं। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है कि बिजनेस करने के लिए टॉप 3 स्किल्स कौन सी होती हैं। तो मेरे हिसाब से बिजनेस करने के लिए टॉप 3 स्किल्स सबसे पहले है पैसे को समझ पाना। जब आप पैसे को समझते हैं अच्छे से तो आप पैसे की लेन देन को समझ पाते हैं अच्छे से। नंबर 2 होती है पेशेंस। बिजनेस हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आज करेंगे और कल सडनली कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी और परसों आप एग्जिट ले लेंगे। सो बी इन इट फॉर द लॉन्गर टर्म। और तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल होती है जिसमें बहुत सारे और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसको मैं कहता हूँ लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कि आप PTMT यानी पीपल, टाइम, मनी और टेक्नोलॉजी, इन 4 चीज़ों को इकट्ठा कर पाएँ, इन 4 रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाएँ और फिर उनसे लेवरेज क्रिएट कर पाएँ। ये 3 स्किल्स जिसके पास होती है ना, बस वही इंसान बिजनेस में कुछ लेवल की सफलता क्रिएट कर पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये तीनों स्किल्स शायद अपने अंदर ना हो, लेकिन उनके पास फिर एक सुपर स्किल होती है। वो सही लोगों को हायर कर पाते हैं और अपने साथ एक ऐसी टीम बना लेते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स वहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। गॉट इट? एक बात का ध्यान रखिएगा, बिजनेस जब भी आप करते हैं ना, आपका काम है बिजनेस करना, आपके कस्टमर का काम है आपसे खरीदना। लेकिन कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस नहीं खरीदता। सबसे पहले कस्टमर अपने दिल में बसी कहानी खरीदता है। देखो, जब आप भी कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो बाजार में तो आप क्या करते हो? आपके पास कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको कन्विंस कर रही है कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक नई जीन्स लेनी है, नई डेनिम लेनी है। अब मैं क्या करूँगा? मैं लीवाइस के शोरूम में जाऊँगा और जनरली जो मैं एक पर्टिकुलर साइज़ पहनता हूँ, मुझे पता है लीवाइस के नंबर्स होते हैं 511, 611 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं बस वो वाला नंबर बताऊँगा और मुझे वो जीन्स मिल जाएगी, राइट? देखा कैसे स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्होंने। लेकिन एज अ कस्टमर मैं सीधा लीवाइस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ एकदम फिट आती है। मैं कन्विंस्ड हूँ इससे, मैं उस कहानी से कन्विंस्ड हूँ जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में चल रही है। पहले दिल में फिर दिमाग में। गॉट इट? अब दूसरा सवाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं स्टूडेंट हूँ, फैमिली में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, मैं अपना करियर कैसे डिज़ाइन करूँ? ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मेरी जेन्युइन एडवाइस आपको बहुत ही क्लियर है। अगर आपके परिवार के पास बहुत पैसा है, आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप अपने बिजनेस में जाइए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए। आप पहले अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए। कैसे करेंगे? नौकरी करके। नौकरी करना कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट नौकरी करना इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ लेवरेज। आप किसी और के पैसे का इस्तेमाल करके सीख भी रहे हैं और साथ में पैसा भी कमा रहे हैं। यानी वो इंसान आपको सीखने का और सिखाने का पैसा दे रहे हैं। नथिंग बेटर देन दैट। जब आप खुद बिजनेस ओनर बनेंगे ना तो आपको पता लगेगा कितना दिल में दर्द होता है किसी को सैलरी देते हुए। समझे? अच्छे लोगों को सैलरी देने में कभी दिल में दर्द नहीं होता, लेकिन जो लोग इनएफिशिएंट होते हैं, सिर्फ सैलरी कमाने के लिए बैठे होते हैं, उनको देते हुए बहुत दिल में दर्द होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इंसिडेंटली। तो ध्यान रखिए, पहले नौकरी कीजिए, एक सॉलिड एक्सपीरियंस गेन कीजिए, अपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने अंदर मैच्योरिटी गेन कीजिए। कैसे लोगों के साथ इंटरडिसिप्लिनरी काम करते हैं, अक्रॉस द टीम्स कैसे काम करते हैं, ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, कंपनी में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। किसी भी कंपनी में जब कोई टीम 50 लोगों से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो कैसे पॉलिटिक्स आना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ समझिए ताकि जब आप अपना काम करेंगे तो ये गलतियाँ ना करें। अब तीसरा सवाल लेता हूँ। कस्टमर्स ने पेमेंट्स डिले कर दी हैं, क्या वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए बैंक से लोन ले लूँ? फैंटास्टिक क्वेश्चन यार। अगर कस्टमर्स ने पेमेंट्स डिले कर दी हैं तो सबसे पहले तो आप कस्टमर्स के पास वापस जाओ और अपनी कलेक्शंस पूरी करो। बैंक के पास मत जाओ। कस्टमर्स ने आज पेमेंट्स डिले करी है ना, कल वो दोबारा करेंगे, फिर और करेंगे, फिर और करेंगे, आदत बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे? कब तक बैंक से लोन लोगे? कब तक सिर्फ वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए बैंक से लोन लोगे, फिर उस लोन को चुकता, उसके इंटरेस्ट को चुकता करने के लिए और लोन लोगे, क्योंकि कस्टमर तो समय पे पेमेंट कर ही नहीं रहा। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने यहीं बर्बाद होते हुए देखा है। वो क्या करते हैं, चलो यार कस्टमर पेमेंट तो कर ही देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज मैं अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए बैंक से थोड़ा लोन ले लेता हूँ, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है बैंक के साथ, लोन ले लेता हूँ भाई।
कल जब कस्टमर की पेमेंट आएगी चुकता कर देंगे यार? नहीं होता, होता ही नहीं। और आप लोगों के ऊपर फिर डबल प्रेशर पड़ता है। एक तो कस्टमर का पैसा नहीं आ रहा, राइट, फिर बैंक से जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट भी तो चुकता कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल तो बाद में दोगे, पहले तो इंटरेस्ट दोगे, तो वो तो फालतू का पैसा जा रहा है आपका। नहीं, आपको अपनी कलेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है। कलेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए इससे पहले कि आपको बैंक का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। क्लियर हो गई बात? तो वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, अगर पेमेंट्स डिले हो रही हैं तो केवल वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए बैंक से लोन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ग्रेट। जीटीएम क्या होता है? ये किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैंने शायद अपनी एक ऑडियो क्लास के अंदर जीटीएम शब्द का इस्तेमाल किया था। इसको कहते हैं गो टू मार्केट। गो टू मार्केट का मतलब है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, आप कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट तक लेकर जा रहे हैं, कस्टमर तक लेकर जा रहे हैं। कस्टमर के पास कैसे पहुंच रहा है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, इसको कहते हैं गो टू मार्केट। कुछ लोग इसको मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग एग्जीक्यूशन, ये सब शब्दों से भी कहते हैं, लेकिन जीटीएम इज़ द वर्ड। ये बात आपको समझ आ गई? अब जीटीएम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ मार्केटिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स हों। हो सकता है आपकी इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो कि आपके यहाँ मार्केटिंग टीम में इंटरनल कॉम्स यानी इंटरनल कम्युनिकेशंस अलग हो, एक्सटर्नल कॉम्स अलग हो। आपके यहाँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम अलग हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की टीम अलग हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले आपको समझना है, एक पार्ट होता है मार्केटिंग, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशंस। ये वो टीम होती है जो कम्युनिकेट करती है, जो मैसेजिंग क्रिएट करती है। फिर एक टीम होती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ। ये वो टीम होती है जो नंबर्स समझती है, नंबर्स का खेल समझती है कि मैं कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँ, मुझे किस पार्ट पे ज़्यादा पैसा लगा रहा है, क्या मुझे ऑर्गेनिक पे लगाना है, एड्स पे लगाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आजकल आपको ये बात बता दूँ, जितनी भी सबसे ऑप्टिमाइज्ड कंपनीज है ना पूरी दुनिया भर में, उन सब लोगों ने क्या किया है, अलग अलग टीम्स ना बना के सबको ग्रोथ टीम में डाल दिए। हर कंपनी में एक ग्रोथ टीम होती है, ग्रोथ हेड होता है। कुछ कंपनीज में मैं भी था। अब वो ग्रोथ हेड क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नंबर्स को देखना कि मेरा जीटीएम में, मेरे इस पूरे जीटीएम स्ट्रैटेजी में क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, राइट। जो नहीं काम कर रहा है उसको मैं निकाल दूंगा, जो काम कर रहा है उसमें मैं और बजट लगा दूंगा। ये रोल होता है। और फिर मैं ये भी देखूंगा कि भाई मैं कस्टमर्स तक और एफिशिएंटली कैसे पहुंच सकता हूँ, क्या पार्टनरशिप्स के थ्रू, चैनल पार्टनरशिप्स के थ्रू, कौन सा चैनल मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये होता है जीटीएम। अब एक अच्छी जीटीएम स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें कैक यानी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम होता है और रिटर्न ज़्यादा होते हैं। यानी आपकी सेल्स बढ़ रही है, या फिर आपकी टॉप लाइन बढ़ रही है, या आपकी कस्टमर एक्विजिशन बढ़ रही है, कस्टमर रिटेंशन भी हो सकता है बढ़ रही हो आपके जीटीएम के कारण। एक्विजिशन और रिटेंशन अगर बढ़ रही है और कैक अगर कम हो रहा है तो आपकी जीटीएम स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी जीटीएम स्ट्रैटेजी इम्परफेक्ट है। परफेक्ट करनी है ना, तो आप एक काम कीजिए, सीखिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ इतनी ही आसानी से सिखाता हूँ। तभी कहता हूँ अगर बिजनेस सीखना है या करंट अफेयर्स तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आइए, हमारी ऐप में आइए और आप अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ई कॉमर्स में कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ? अगर मुझे अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले सिलेक्ट करूँ? देखो, इसका ना बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत आसान आंसर है। ये आप कभी नहीं जान पाओगे। यही आंसर है। ऐसा क्यों कहा मैंने? ई कॉमर्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। चाइना के कारण धड़ाधड़ नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। हर चीज़ में नई नई कैटेगरीज, नए SKUs। तो आपको ये सोच पाना कि मैं कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करूं, क्या मैं किचन आइटम से शुरुआत करूं, क्या मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊं, क्या मैं बड़ों के लिए कुछ बनाऊं, क्या मैं कपड़े बेचूं, क्या मैं टॉयज़ बेचूं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, प्रोडक्ट से मत सोचो। ऐसे मत सोचो कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, नहीं। आप सबसे पहले ये सोचो कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की है, कौन से ऐसे पहले 100 कस्टमर्स हैं जिन तक मैं पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं। क्या मेरे पास ऑलरेडी मेरी रिश्तेदारी में, मेरे आसपास क्या कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं? फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपका कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है, अब उसके और फ्रेंड्स होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे, राइट। तो ऐसे सोचकर आपके पास अब कम से कम 10, 20, 50 पेरेंट्स का एक्सेस है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। जिस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज़ से शुरुआत कीजिए। वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शुरुआत जब आप करोगे ना, आपको नई लर्निंग्स आएंगी, आपको समझ आएगा कैक क्या है, सेल्स कैसे हो रही है, कितनी मेहनत लग रही है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ। आपको किसी ने हाथ पकड़ के रोका तो नहीं। आप आगे जाके जब थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे और अच्छी कैटेगरीज में जा सकते हैं। फिलहाल पहला कदम रखने के लिए सिर्फ इतना देखिए कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की है।
क्योंकि एक बात मेरी समझ आइए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे क्रिटिकल कॉस्ट जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कस्टमर तक पहुंचने का कॉस्ट। अगर ये बढ़ता चला गया, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे ई कॉमर्स में। फंडामेंटली इंपॉसिबल है, फंडामेंटली इंपॉसिबल। आप कोई भी मैथमेटिक कर लो, आप कोई कैलकुलेटर ले आओ, मेरे सामने एक्सेल शीट लगा दो, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि आप लॉस में जाओगे। इट्स दैट सिंपल। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। मिल गया आंसर। बाकी सारे जवाब ई कॉमर्स को और अच्छे से समझना हो, जो भी करना हो, आप हमारी ऐप में आके समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जिसने भी भेजा है। फोकस कैसे करूं? सोशल मीडिया के कारण फोकस बिल्कुल बिगड़ गया है मेरा। फैंटास्टिक क्वेश्चन यार। तो फोकस कैसे करूं, इसका ना मैंने अपने लिए एक सिंपल सा तरीका बनाया हुआ है। मैं इसको कहता हूं स्प्रिंट्स। देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी एथलीट्स होते हैं वो दिन रात उतनी स्पीड से नहीं दौड़ते। कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हैं, फिर बहुत तेज दौड़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर बहुत तेज दौड़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। स्प्रिंट्स। मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूं अपनी लाइफ में फोकस बिल्ड करने के लिए, मैं स्प्रिंट्स में काम करता हूं। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठा, 2 घंटे लग के काम किया, उसके बाद 3 घंटे कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं एज इन इंफॉर्मेशन एक्सेस की, गेन की, छोटी मोटी ईमेल्स आंसर कर लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर 2 घंटे लग के काम किया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर कुछ गैप, फिर 2 घंटे लग के काम किया। इससे क्या होता है कि पूरे दिन गधों की तरह लगे रहने से 8 घंटे 9 घंटे टूटे फूटे काम की तरह, मैंने कम से कम दिन में 3 बार 2-2 घंटे लग के काम किया। मतलब 6 घंटे की मेरी इनसेन प्रोडक्टिविटी निकली। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 8 9 10 घंटे लगे रहते हैं गधों की तरह, बस लगे हुए हैं बस। मतलब आप बिजी हो, बिजनेस नहीं कर रहे, बिजीनेस कर रहे हो, वो नहीं होता काम। तो स्प्रिंट्स में काम करो। मैंने ये स्प्रिंट्स बड़े अच्छे से सिखाता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस में। आप कभी अगर आपका मौका आपको अगर कभी मौका मिले मेरे ट्रेनिंग सेशंस में आने का, आप ज़रूर आइएगा। जब मैं स्प्रिंट सिखाता हूँ ना करना, लोगों के दिमाग की ऐसी बत्ती जलती है, वो कहते हैं वाह यार, मतलब फिनोमिनल, मज़ा आ गया। एब्सोल्युटली, वो ज़रूर सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब जल्दी से। सेल्स कैसे बढ़ाऊँ? ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है दोस्त। सेल्स कैसे बढ़ाऊँ? सबसे पहले एक बात समझ जाओ, सेल्स कैसे बढ़ाऊँ सही क्वेश्चन नहीं है। सही क्वेश्चन क्या है कि मेरी सेल्स बढ़ क्यों नहीं रही, ये आंसर करना है एक्चुअली। सेल्स कैसे बढ़ाऊँ ना एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं रॉकेट कैसे बनाऊँ, वो क्वेश्चन सही नहीं है। आप ये सोचो कि भाई रॉकेट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं रॉकेट क्यों बनाना चाहता हूँ, राइट? अब अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही टीम के कारण, क्या मेरे पास मार्केटिंग के रिसोर्सेज नहीं है, क्या मेरी मार्केट सही नहीं है, क्या मैं कस्टमर को जो मैसेजिंग दे रहा हूँ वो सही नहीं है, क्या मेरा प्रोडक्ट सही नहीं है। देखा, आंसर्स आने शुरू हो गए। इन खराब हुई चीज़ों को, इन खराब हुए पुर्जों को जब आप ठीक करोगे, सेल्स अपने आप बढ़ेगी। इट्स दैट सिंपल। समझ में आई बात? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी कैसे बिल्ड करूँ? फैंटास्टिक क्वेश्चन यार। जिसने भी ये पूछा है आपको 10 में से 10 नंबर। कम्युनिटी बिल्ड करना सबसे क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि एक बार आपके पास अच्छे लोगों की कम्युनिटी, संगत बिल्ड हो जाती है ना, फिर आपको ना बार बार बेचना नहीं पड़ता। आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत डाउन चला जाता है। और उसके बाद एक और एडवांटेज होता है, ऐसे लोग आपको अच्छा फीडबैक देते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। अब कम्युनिटी कैसे बिल्ड करूं? देखो भाई, इसका ना कोई हैक वैक नहीं है। जो हैक वैक देते हैं आप फिर उनके पास जाओ, मेरे पास मत आओ। मेरे पास कोई हैक नहीं है। इसका एक ही तरीका है, मेहनत करो यार, अच्छी वैल्यू क्रिएट करो लोगों के लिए, और बहुत डीपली उनको अपने एक मिशन के साथ जोड़ो। अगर उनका मिशन आपका मिशन सेम हुआ तो कम्युनिटी बनेगी, वरना सिर्फ ट्रांजैक्शन के नाम की कम्युनिटी होगी, फ़ायदा किसी का नहीं होगा। ऐसी मैंने बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखी हैं जहाँ पे लोग बस लेने आते हैं, टेक गिव नहीं होता, सिर्फ टेक ही टेक होता है। लेने आते हैं, मैं तुझे लीड दूंगा, तू मुझे लीड दे, मैं तेरे को बिजनेस दिलाऊंगा, तू मुझे बिजनेस दिला। इससे काम नहीं बनता। जेन्युइन कम्युनिटी वो होती है जहाँ पे ग्रैंड मिशन होता है, एक ऐसा मिशन जो हमारे दिल से जुड़ा है। अगर ऐसा मिशन आपका है, लोग आपकी कम्युनिटी में आएंगे। आखिरी क्वेश्चन, कस्टमर से फीडबैक कैसे लूँ? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्चुअली कस्टमर से फीडबैक लेने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो फीडबैक मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ आपको वो समझाता हूँ। एक स्कोर होता है जिसको हम कहते हैं NPS। देखो, मैं ना बहुत मैथमेटिकल ड्रिवन इंसान हूँ, तो नंबर्स मुझे समझ आते हैं, मुझे थ्योरी समझ नहीं आती। तो NPS, नेट प्रोमोटर स्कोर। आप NPS अगर समझना चाहते हैं तो हमारी ऐप में आइएगा।
NPS स्कोर के हिसाब से कस्टमर ना आपको वैसे भी बता देता है कि यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, मार्केटिंग अच्छी नहीं लग रही, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी नहीं लग रही, या मैंने तो कुछ और ही सोचा था, कुछ और ही आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी कंपनी में हो सकता है और 10 चीज़ें हों जो आपको अच्छी लगती हों, कस्टमर को ना अच्छी लगती हो। तो कस्टमर ना जब आप उनसे NPS स्कोर लेने जाते हैं वो अपने आप आपको बताता है। एक बात समझ आइए, जब आप एक छोटी कंपनी है, यानी मान लीजिए मैं कहता हूँ आपका साल का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से कम का है, राइट। अगर आप एक छोटी कंपनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फ़ोन उठाओ, कस्टमर से बात करो। कस्टमर से जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे जुड़ेगा, वो आपको असली फीडबैक देगा, दिल से फीडबैक देगा, आपके फ़ायदे का फीडबैक देगा। लेकिन अगर आप कस्टमर से खुद बात नहीं करोगे और आप सोचोगे चल छोड़ दे यार, ईमेल डाल देता हूँ, यार मैसेज डाल देता हूँ, वो मैसेज पे बता देगा, नहीं हो पाएगा। देखो, आप लोगों ने एक बात समझ ली होगी कोविड के बाद स्पेशली, कि ऑफलाइन मीटिंग का जो फ़ायदा होता है ना वो ऑनलाइन से नहीं हो पाता, होता ही नहीं। ऑफलाइन मीटिंग का जादू ही कुछ और है। आप आराम से बैठ के एक दूसरे को समझ पाते हो, आप जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप सॉल्यूशंस पे आते हो, आप एक टीम की तरह काम करते हो। लेकिन ऐसा ऑनलाइन मीटिंग्स में नहीं हो पाता है। तो ह्यूमंस इसी तरीके से डिज़ाइन है। तो आपको भी अगर कस्टमर से फीडबैक लेना है, NPS स्कोर का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने इस एपिसोड में 9 आपके सवालों का जवाब दिया है। अगर आपको ये सवाल और जवाब मेरे अच्छे लगे तो आप तुरंत एक काम कीजिए, हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है सुनो रेल FM। मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है इस वीडियो के साथ। इस मोबाइल ऐप में मैं ऐसे ही प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस की ऑडियो सीरीज़ पब्लिश कर रहा हूँ। खूब सारे प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं और आपके बिजनेस से जुड़े हैं, यानी सफलता से जुड़े हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आप सुनोगे और उनकी सॉल्यूशन सुनोगे ना, आपका दिमाग दौड़ेगा, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। और ये सब कुछ ऑडियो में है। आपको एक और कमाल की बात बताऊं, हमारी ऐप में आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारी ऑडियो क्लासेस आपने ले ली, उनको डाउनलोड कर लो, वाईफाई पे जाओ, डाउनलोड कर लो। एक बार आपने डाउनलोड कर ली, उसके बाद फिर सुनते रहो बिना इंटरनेट के। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की, इट्स दैट सिंपल। और आपको दूसरी कमाल की बात बताता हूँ कि हमारी ऐप में ताकत आपके हाथ में है। आप जितना रिचार्ज करोगे उतनी ऐप एक्टिव रहेगी। जिस दिन रिचार्ज करना बंद कर दोगे ऐप डीएक्टिवेट हो जाएगी। यानी सबसे पहले आपको बताता हूँ, हर महीने अगर आप रिचार्ज करना चाहें तो 199 रुपये का है। सीधा 3 महीने के लिए रिचार्ज करना चाहें तो 499 रुपये का है। 6 महीने के लिए रिचार्ज करना चाहें 899 रुपये का है। सबसे ज़्यादा लोग यही करवाते हैं। और 12 महीने के लिए रिचार्ज करना चाहें तो 1999 रुपये का है। इट्स दैट सिंपल। बस अब मर्जी आपकी है, आप जिस तरीके से और जितना भी रिचार्ज करवाना चाहें उतना करवाइए। ताकत अब आपके हाथ में है। जितना रिचार्ज करवाते रहेंगे उतनी ऐप एक्टिव रहेगी। जब छोड़ देंगे ऐप भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। दैट सिंपल, राइट। अब आपको मिलूंगा अपनी मोबाइल ऐप में जिसका नाम है सुनो रेल FM। ऑडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ बिजनेस और साथ में करंट अफेयर्स। जीवन में आपकी सफलता जेन्युइनली चाहता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और मुझसे अच्छा मिल जाए, आप वहाँ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टनरशिप लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब आपको मिलूंगा अपनी मोबाइल ऐप में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी है इकट्ठा मिलकर, ताकि आप आगे बढ़ सकें। मिलूंगा अब आपको अपनी ऐप में। जय हिंद।